THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं अंगद वर्मा, आपका साइंस टीचर THI एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चैनल यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड दोनों बोर्डों के लिए कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। बच्चों, एडमिशन ऑनलाइन क्लासेस के लिए जारी है। स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं। क्लास 9 की हमारी पहली वीडियो है बच्चों। अन्य क्लासेस के वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर, THI एजुकेशन चैनल पर। आप सब इस चैनल के माध्यम से जुड़कर इस कोरोना महामारी में अपने अध्ययन जो कि कई महीनों से रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाएं बच्चों। चूँकि आप समझ रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम होने हैं, एग्ज़ाम के बाद आपको प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट करने के बाद आप अगली क्लास में पहुंच जाएंगे। अगली क्लास में आपको पिछली क्लास की सारे टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी और जब नहीं क्लियर रहेगा तो आपको उस टाइम उन टॉपिक्स को भी क्लियर करने में काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ आएंगी। तो उन कठिनाइयों से दूर करने में हमारा ये चैनल THI एजुकेशन आपको काफ़ी कुछ सहयोग देगा यदि आप इस चैनल के माध्यम से हमसे लगातार ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ जाते हैं। इसका एडमिशन चल रहा है। 25 सितंबर से आपको रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस ठीक वैसे ही मिलती रहेंगी जैसे क्लासेस आपको मिलती रहती थी। सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो अलग अलग अनुभवी टीचरों द्वारा दिया जाएगा बच्चों। आप इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़कर लाभ उठाएं। बच्चों, क्लास 9 की हम साइंस की अध्यापक हैं। साइंस में हमारी एक यूनिट फिजिक्स है। हम फिजिक्स ही आपको केवल पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री के टीचर्स केमिस्ट्री की वीडियोस आपको केमिस्ट्री क्लासेस देंगे। बायो के टीचर बायो की क्लासेस देंगे। सबका आनंद आपको बहुत ही अलग अलग मिलेगा। पर्याप्त जानकारी विस्तृत रूप से बहुत सरल शब्दों में। यदि आप कॉपी कलम लेकर इस वीडियो की क्या सभी वीडियो में हमसे जुड़े रहेंगे तो आप उस टॉपिक से जुड़ी सारी समस्याओं को हटा देंगे। बच्चों, आज की हमारी टॉपिक हम पहला अध्याय जो आपका है गति, मोशन, उसी को शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। मोशन में हमको कुछ बातें सीखनी है, ढेर सारी बातें सीखनी है। आज की टॉपिक में हम बच्चों सबसे पहले गति के बारे में जानेंगे। गति क्या है। गति सीख लेने के बाद हम दूरी और विस्थापन सीखेंगे बच्चों। दूरी विस्थापन सीखने के बाद दूरी और विस्थापन से जुड़े हुए कुछ आंकिक प्रश्न सीखेंगे। अब आंकिक प्रश्न में कहाँ से प्रश्न आ गया? विज्ञान में तो आप बच्चों जान लें कि विज्ञान में फिजिक्स 80% मैथ है। आप फिजिक्स में यदि सवाल नहीं सीख पा रहे हैं तो फिजिक्स नहीं सीख पा रहे हैं, और अगर आप सवाल सीख गए हैं तो आप फिजिक्स भी कंप्लीटली सीख गए हैं। बच्चों, आप समझते हैं कि आप आगे चलकर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहेंगे। डॉक्टर इंजीनियर बनने की दशा में आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ 4 सब्जेक्ट ही मायने रखते हैं। चारों सब्जेक्ट्स की नींव यदि आपकी खूब मजबूत रहेगी बच्चों तो आगे आपको कामयाबी हासिल करने में बड़ी सरलता होगी। तो हमारे साथ अगर आप जुड़े होंगे तो इस टॉपिक को हम आपको हाई स्कूल लेवल, इंटर लेवल और जो हमारे और नीट और IIT लेवल के एग्जाम होते हैं सबकी बेसिक बातें एकदम क्लियर आज ही करके देंगे आपको। बस आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें। मन लगाकर पढ़ देंगे बच्चों तो आज से लेकर इंटरमीडिएट तक तो काम में आएगा ही, आपके कंपटीशन के टाइम भी काम आएगा। आपको बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं बच्चों। मोशन, गति शुरू करने से पहले हमको कुछ और बातें सीखनी है बच्चों। क्या सीखना है हमको? गति सीखने से पहले हमको कुछ और बातें सीखनी है। पहले तो हम ये जान लें कि गति ही क्या है बच्चों। गति जानने से पहले हम जान लें कि किसी वस्तु की 2 अवस्थाएं होती है बच्चों। कौन 2 अवस्थाएं होती हैं? एक विराम होता है बच्चों, विराम रेस्ट भी बोला जाता है, दूसरी गति होती है। विराम गति दोनों समझने से पहले हम एक टॉपिक और क्लियर कर लें
आप मैथ में सीखेंगे, फिजिक्स में मूल बिंदु अथवा निर्देश बिंदु एक टॉपिक होती है। क्या होती है इसको आप समझ लें, बिना इसके आप विराम और गति नहीं समझ सकते हैं। मूल बिंदु निर्देश बिंदु क्या होता है, दोनों एक है बच्चों, दो नाम है, बस रेफरेंस पॉइंट है। कौन रेफरेंस पॉइंट होती है, जिस पॉइंट के सापेक्ष गति अथवा विराम का अध्ययन किया जाता है। जिस बिंदु के सापेक्ष गति अथवा विराम का अध्ययन किया जाता है वही बिंदु निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहलाता है। जैसे आप घर से स्कूल आ गए, पता चला कि 5 किलोमीटर आए हैं आप, तो आपसे किसी ने पूछा कि आप भाई आप कितनी दूरी चल के आए हैं, तो बिना आप निर्देश बिंदु के नहीं बता पाएंगे। आपसे कहा जाए घर से कितनी दूरी चल के आए हैं, तो आप घर आपका निर्देश बिंदु हो गया। बिना निर्देश बिंदु के आप बात को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम निर्देश बिंदु मन में बैठा कि क्या है बच्चों, निर्देश बिंदु वह बिंदु या स्थान होता है जिसके सापेक्ष विराम या गति का अध्ययन किया जाता है। याद हो गया, वह बिंदु जिसके सापेक्ष विराम या गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश बिंदु कहलाता है। एकदम क्लियर। चलिए निर्देश बिंदु सीख गए, मूल बिंदु सीख गए, तो चलिए विराम पे। विराम क्या होता है बच्चों, ये थी मूल बिंदु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, मूल बिंदु निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो। मतलब समय बीतता जाए लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, निर्देश बिंदु के सापेक्ष। तो वही कण वही वस्तु बच्चों किसमें कहलाएगी, विराम में। याद हुआ, यदि निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो वह किसमें कहलाएगा, विराम। गति की परिभाषा में परिवर्तन हो बस, ना हटा दीजिए तो गति की परिभाषा आ जाएगी। क्या परिभाषा गति की, यदि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, यदि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति में समय के साथ लगातार परिवर्तन हो तो गति में कहलाएगा, और यदि कोई परिवर्तन ना हो तो विराम में कहलाएगा। स्पष्ट हुआ। यदि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो वह विराम में कहलाएगा। यदि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति में समय के साथ लगातार परिवर्तन हो तो वह गति में कहलाएगा। विराम गति दोनों समझ गए। विराम गति समझने के लिए मूल बिंदु का होना आवश्यक क्यों है बच्चों, आवश्यक इसलिए है कि जैसे हम आप कमरे में बैठे हैं तो हमारे सापेक्ष आपका, आपके सापेक्ष हम विराम में हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ना तो हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है, ना तो आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है। समय भले ही बीत जाएगा, हमारी क्लास 20 मिनट की चलेगी तो 20 मिनट तक आप अपनी चेयर पर बैठे रहेंगे, हम अपने भाई स्टूडियो में रहेंगे। हमारे आपकी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं। हम मूल बिंदु है तो आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, आप मूल बिंदु है तो हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, तो हम एक दूसरे के सापेक्ष विराम में होंगे बच्चों। लेकिन अगर मूल बिंदु हम सूर्य को मान लें तो हम जानते हैं हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो क्या हम नहीं घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं। तो हमारी स्थिति समय के साथ लगातार क्या हो रही है, बदल रही है। तो हम सूर्य के सापेक्ष किस में हो गए, गति में। और भी आप मन में बैठा लें, हम जानते हैं पृथ्वी अपने स्थान पर भी घूमती है, अपने स्थान पर भी घूमने के कारण भी हमारी स्थिति में परिवर्तन होगा लगातार, लेकिन किसके सापेक्ष, पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष। तो मतलब मूल बिंदु का होना आवश्यक है, बिना मूल बिंदु की आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे आप 3 मित्र हैं, आपका एक मित्र, आप कार में बैठे हुए हैं, आपका एक मित्र कार में बैठा हुआ, एक बाहर बैठा हुआ है। बाहर वाला मित्र, आपकी गाड़ी चल दी तो बाहर वाले मित्र के सापेक्ष आपकी स्थिति में लगातार परिवर्तन होगा समय के साथ, तो बाहर वाले मित्र के साथ आप गति में कहलाएंगे। लेकिन जो मित्र कार में बैठा हुआ है, आपके साथ बैठा हुआ है, उसके सापेक्ष आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसके सापेक्ष आप विराम में कहलाएंगे बच्चों। तो आप समझ चुके होंगे कि मूल बिंदु का होना कितना आवश्यक है। तो बाहर वाला दोस्त अगर मूल बिंदु है तो आप गति में हो गए, और अगर अंदर वाला दोस्त आपका मूल बिंदु है तो आप समझ लें कि आप विराम में हो गए। तो विराम और गति समझने के लिए बच्चों मूल बिंदु का होना आवश्यक है। एक बार फिर से तीनों टॉपिक क्लियर, कॉपी किताब लेकर बैठे हैं, कॉपी लेकर बैठे हैं तो लिख लें कि वह बिंदु जिसके सापेक्ष विराम या गति का अध्ययन किया जाता है, वह बिंदु जिसके सापेक्ष विराम या गति का अध्ययन किया जाता है मूल बिंदु कहलाता है। अब विराम क्या है, यदि मूल बिंदु के सापेक्ष, विराम हेडिंग छोड़ लें, विराम की परिभाषा लिख लें, यदि मूल बिंदु के सापेक्ष
किसी कण की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो वह विराम में कहलाता है। बस इतनी सिंपल सी परिभाषा। फिर गति की परिभाषा, गति हेडिंग छोड़ लेंगे, आप लिखेंगे यदि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति में समय के साथ लगातार परिवर्तन हो तो वह गति में कहलाता है। बच्चों हम सीख गए, दोनों परिभाषा सीख गए, विराम भी सीख गए, गति भी सीख गए। अब विराम गति हम सीख गए तो हम जाने बच्चों की गति 3 प्रकार की होगी। यही गति 3 प्रकार की होती है बच्चों। एक गति को एक विमीय कहा जाता है, दूसरी गति द्विविमीय होती है और तीसरी होती है त्रिविमीय। एक विमीय को सरल रेखीय गति भी कहा जाता है, द्विविमीय को एक समतल में गति भी कहा जाता है और त्रिविमीय को मुक्त आकाश में गति कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा, एक विमीय मतलब एक दिशा, द्विविमीय मतलब 2 दिशा, त्रिविमीय मतलब तीनों दिशाएं। कौन 3 दिशाएं? आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको 3 अक्ष सिखाए जाएंगे बच्चों, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष 3 दिशाएं होती हैं बच्चों। तो जिस गति का अध्ययन करने के लिए सिर्फ एक अक्ष की जरूरत पड़े, एक दिशा की आवश्यकता पड़ती, वो एक विमीय होगी। जिस गति का अध्ययन करने के लिए 2 दिशाओं की आवश्यकता पड़ेगी, 2 अक्षों की जरूरत पड़ेगी, वो द्विविमीय। और जिस गति का अध्ययन करने के लिए तीनों दिशाओं की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, वो कहलाएगी त्रिविमीय। अब कहेंगे कहाँ होगा ऐसा कुछ? बच्चों जैसे एक तार बांध दें आप, उस तार को चाहे एक्स अक्ष में बांध दें, चाहे वाई अक्ष में, चाहे जेड अक्ष में। अगर तार पर कोई कीड़ा रेंग रहा है तो कीड़ा जिस एक अक्ष में रेंग रहा होगा तो उसकी गति एक विमीय हो जाएगी। धरातल पर आप जानते हैं 2 अक्ष खींचे जा सकते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। तो धरातल पर अगर कोई गति होगी तो द्विविमीय गति होगी। मुक्त आकाश में तीनों अक्ष खींचे जा सकते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, साथ साथ जेड अक्ष भी। तो यहाँ तीनों दिशाओं में गति होगी। जैसे चिड़िया उड़ेगी बच्चों, तीनों दिशाओं में उड़ेगी, तो वो त्रिविमीय गति हो जाएगी। तो क्लियर हो गया होगा कि गति 3 प्रकार की होगी, एक विमीय गति, 2 विमीय गति और त्रिविमीय गति। 9th में बहुत आवश्यकता नहीं है, आगे के लेवल की आप उसको भी मन में बैठा लें कि जिस गति का अध्ययन करने के लिए एक दिशा की आवश्यकता पड़ती है वह एक विमीय गति कहलाएगी, 2 दिशा की आवश्यकता पड़ेगी तो 2 विमीय कहलाएगी, 3 दिशा की आवश्यकता पड़ेगी तो त्रिविमीय कहलाएगी। अब इतनी बात समझ गए बच्चों, तो आगे बढ़ा जाए। अब गति के संबंध में हमको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें सीखना है वो सीखना है बच्चों दूरी और विस्थापन। हमारे टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। तो सबसे पहले हम दूरी सीखते हैं बच्चों। दूरी को डिस्टेंस भी कहा जाता है। डिस्टेंस है दूरी बच्चों। अब दूरी क्या है समझ लें, एकदम मन में बैठा लें। कोई भी यात्रा, कोई भी गति जहां से शुरू की जाती है उसकी प्रारंभिक स्थिति होती है, जहां खत्म की जाती है वो उसकी अंतिम स्थिति होती है। तो किसी भी गतिशील कण, किसी भी गतिशील व्यक्ति, किसी भी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई, याद हुआ? प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई। भाई जो रास्ता चलेगा सारा रास्ता जोड़ना है। संपूर्ण पथ की लंबाई बच्चों हम जानते हैं कि उस कण द्वारा चली गई दूरी कहलाएगी। फिर से याद कर लें, लिख लें कि किसी कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई कण द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। जैसे उदाहरण में समझ लें कि मान लीजिए कोई कण बिंदु ए से चला, ए से गया बी पर, बी से गया फिर सी पर, सी से गया फिर डी पर। तो अगर आपसे कोई दूरी पूछ ले तो दूरी बराबर आप क्या लिख देंगे बच्चों? संपूर्ण पथ क्या हो गया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ये संपूर्ण पथ की लंबाई हो गई। तीनों पथ की लंबाई नाप कर जोड़ लीजिएगा, वही दूरी हो जाएगी। फिर से परिभाषा लिख लें, बैठा लें दिमाग में कि किसी गतिशील कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई कण द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। याद हो गया होगा। तो दूरी के बारे में याद कर लें, दूरी अदिश राशि है। अब ये अदिश अदिश कौन राशि आगे बच्चों? राशियां, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक सदिश एक अदिश। वो राशियां जिनको समझाने के लिए सिर्फ परिमाण मतलब आंकिक मान की आवश्यकता पड़ती है वो अदिश होती हैं, और जिनको समझाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है वो सदिश कहलाती हैं। तो दूरी हमको ध्यान रखना बच्चों, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अदिश राशि है। इसका मात्रक हमें मीटर याद करना है। एक लाइन और याद कर लीजिए बच्चों, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। दूरी हमेशा कैसी होगी? धनात्मक। याद हो गया? दूरी हमेशा कैसी होगी? धनात्मक। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। दूरी कैसी राशि है? अदिश।
अब इसका मतलब इसमें समझाने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, दिशा नहीं बताई जाएगी जरूर। दूरी समझ गए होंगे बच्चों, तो हम पढ़ते हैं विस्थापन पर। अभी हमको दूरी विस्थापन से जुड़े हुए अंकीय प्रश्न भी सीखने हैं, तो थोड़ा सा विस्थापन भी समझ लें। विस्थापन क्या है? बस जहां आपने संपूर्ण पथ की लंबाई कही थी दूरी वाली डेफिनेशन में, वहीं न्यूनतम शब्द जोड़ दीजिए, संपूर्ण की हटा दीजिए, उसकी जगह में न्यूनतम जोड़ दीजिए। क्या बन जाएगी? किसी गतिशील कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच तय किए गए न्यूनतम पथ की लंबाई, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच तय किए गए न्यूनतम पथ की लंबाई कण द्वारा चले तय किया गया विस्थापन कहलाता है। कण द्वारा चला गया विस्थापन कहलाता है। बैठ गया दिमाग में? प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच तय किए गए न्यूनतम पथ की लंबाई, न्यूनतम पथ की लंबाई विस्थापन कहलाती। थोड़ा सा अपने उदाहरण में लौटिए। हम जाने थे कि ए से चला था, बी पर गया, बी से सी, सी से डी गया था। ए हम जाने प्रारंभिक स्थिति, डी जान रहे अंतिम स्थिति। दूरी में तो संपूर्ण पथ जोड़ना था, अब विस्थापन में न्यूनतम पथ जोड़ना है। तो बच्चों सबसे छोटा पथ कौन होगा? ए से डी मिला दीजिए आप। सबसे छोटा हम जाने, किसी छोटा कोई पथ नहीं है, तो ए डी ही विस्थापन है बच्चों। तो एडी क्या है? प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे छोटे पथ की लंबाई विस्थापन कहलाती है। तो हम इस चित्र में विस्थापन जान गए एडी है। अब एडी की वैल्यू आप नाप लीजिए, जितना भी एडी होगा वही विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन समझ गए हों? तो विस्थापन के बारे में जान ले बच्चों। विस्थापन सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब इसको समझाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। दिशा क्या होगी? इस चित्र में दिशा ए से डी की ओर है, एडी विस्थापन की दिशा है। मात्रक इसका भी मीटर ही होता है बच्चों, इसका भी मात्रक मीटर। राशि आप जान गए कि सदिश। और थोड़ा सा इसके बारे में जान ली कि ये पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, जीरो भी होगी। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। अब ऋणात्मक क्या आ जाएगा बच्चों? सदिश राशियों में ऋण चिन्ह का मतलब होता है विपरीत दिशा। जैसे कोई भी कण एक दिशा में चल रहा था, अगर उसने दिशा उलट ली तो उसका जो विस्थापन है अब वो ऋणात्मक हो गया। बस ये इतना ऋण का मतलब है। और शून्य का मतलब क्या होगा भाई? जब न्यूनतम पथ की लंबाई नहीं रह जाएगी तो शून्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, एक उदाहरण देखिए। सपोज करिए ये कोई बिंदु ए है, कोई कण ए से चला, वह बिंदु बी तक गया 10 मीटर। 10 मीटर गया बच्चों। अब आपसे कोई पूछ ले कि बिंदु बी पर बता दीजिए कि दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर भी आप समझ रहे हैं कि ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है, और संपूर्ण पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। तो संपूर्ण पथ 10 मीटर लंबा है, तो दूरी आप समझ गए होंगे 10 मीटर ही आएगा। विस्थापन कोई आपसे पूछ ले इस समय, क्या जवाब देंगे आप? भाई विस्थापन भी तो न्यूनतम पथ की लंबाई। क्या ए बी से भी कोई छोटा रास्ता बना सकते हैं? प्रारंभिक और अंतिम के बीच में कोई रास्ता नहीं बना सकते हैं। तो हम समझ गए विस्थापन भी 10 मीटर ही होगा। आगे बढ़िए। अब मान लीजिए वो लौट पड़ा, लौट के आ गया बिंदु सी पर, बिंदु सी पर चला आया। अब अगर आपसे सी पर कोई पूछ ले कि दूरी कितनी है, हमको मालूम है कि जो बीसी दूरी है वो 3 मीटर है। अब आपसे कोई दूरी पूछता है, तो दूरी आप समझ गए थे बच्चों, संपूर्ण पथ की लंबाई होती है। तो ए से बी गया था 10 और बी से सी आया 3, तो 10 और 3 मिला के कितना हो गया? हम समझ गए कि दूरी होगी 13 मीटर। अब हम विस्थापन पर चले बच्चों। विस्थापन के टाइम हम क्या सीखे थे कि न्यूनतम पथ की लंबाई, तो ए से सी न्यूनतम, तो हम समझ रहे भाई डायरेक्ट ए से सी मिला दें। ए से सी हम समझ रहे 7 मीटर है बच्चों, और दिशा वही है जिधर गया चला था पहले, दिशा वही, इसलिए अभी आपको माइनस नहीं लगाना, अभी आपको प्लस ही लगाना है। तो प्लस 7 मीटर लिख देंगे आप। कुछ क्लियरिटी आ गई? चलिए अभी कुछ शंका होगा उसको भी दूर कर देंगे। आप मान लीजिए कि आ गए फिर ए पर ही, लौट कर ए पर ही आ गया। लौट कर ए पर आ गया, तो अब आपसे ए पर पूछा जाए कि ए पर पहुंचने में दूरी कितनी हो गई, तो दूरी फिर संपूर्ण पथ की लंबाई, तो 10 गया था, 10 वापस आ गया, 10 मिलाकर हम समझ गए बच्चों कितना हो गया? 20। तो दूरी तो हो गई 20 मीटर। अब विस्थापन के बारे में विचार कर लें।
भाई यही प्रारंभिक है, यही अंतिम भी हो गया। ए पर चला था, ए पर ही आ गया है। और प्रारंभिक अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम पथ आपकी अपनाना है। एक जगह है तो कोई न्यूनतम पथ क्या होगा, कोई रास्ता नहीं बनेगा। तो आप समझ गए होंगे विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। क्लियर? सवाल लगाने होंगे। अभी आप नीट की तैयारी करेंगे, IIT की तैयारी करेंगे, तब आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, ढेर सारे सवाल मिलेंगे आपको। यहाँ तो छोटे हल्के सवाल बताए जा रहे हैं, अभी और भी कठिन से कठिन सवाल मिलेंगे आपको। चलिए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए कोई ए से बढ़ के यहाँ चला आया, डी पर चला आया, डी पर चला आया, 10 मीटर फिर चला आया। अब अगर आपसे हम कहा देंगे अब डी पर आप बताइए कि दूरी कितना है। अगर हम आपसे पूछें कि डी पर बताइए कि दूरी कितनी है, तो कितनी बताएंगे आप दूरी? आप समझ गए होंगे 10, 10 वापस 20, फिर 10 इधर। कुल पथ की लंबाई कितनी हो गई? 10, 10, 10 मतलब 30 मीटर हो गई। चलिए दूरी आप समझ गए 30 मीटर हो गई। अब विस्थापन बोलिए। विस्थापन आप समझ रहे हैं, प्रारंभिक ए है, अंतिम डी है, और ए और डी के बीच न्यूनतम पथ केवल 10 मीटर लंबा है। केवल 10 मीटर है तो 10 मीटर लीजिए। लेकिन बच्चों अब आपको ध्यान देना होगा, पहले कण ए से बी की तरफ चला था, ए से बी का मतलब एक दिशा में चला था, अब दिशा उलट गई है, उलट गई है दिशा। और जब दिशा उलट जाए तो चिन्ह माइनस लगा दिया जाता है। तो अब ये 10 मीटर की बजाय कितना हो जाएगा बच्चों? -10 मीटर हो जाएगा। और समझ लें डी से मान लीजिए लौट के वो पहुंचा ई पर, ये 2 मीटर था, 2 मीटर लौटा ई पर। अब ई पर आपसे कोई दूरी पूछे तो आप बहुत फटाक से बता देंगे। बोलिए ई पर दूरी कितनी हो गई? 10, 10, 20, 10, 30, 30, 2 32 मीटर हो गई। चलिए अब विस्थापन बता दीजिए ई पर। तो विस्थापन के लिए तो आप जान लीजिए ए प्रारंभिक है, ई अंतिम है। अब 2 अगर चल चुका है तो 8 बचा हुआ बीच में, 8 बचा होगा तो आप समझ रहे हैं कि भाई विस्थापन कितना हो जाएगा? 8 मीटर होगा। अब फिर सोच लीजिए +8 कि -8, -8 इसलिए कि पहले वो दाएं चला था, अब बाएं चल रहा है, तो आप चिन्ह बदल देंगे। माइनस का मतलब ही होता है सिर्फ और सिर्फ विपरीत दिशा, बाकी कोई रोल नहीं माइनस का। विस्थापन समझ गए -8 मीटर। अब मान लीजिए चलते चलते फिर ए पर पहुंच गया, पुनः ए पर पहुंच गया, तो ए पर अब आपसे फिर से दूरी पूछा जाए तो दूरी अब आप समझ चुके होंगे कितना? 10 इधर, फिर 10 वापस, फिर 10 इधर, फिर 10 वापस, कुल मिला के कितना हो गया? 10, 10 4 बार जोड़ देंगे आप समझ गए होंगे 40 मीटर। अब विस्थापन कितना हो गया होगा? विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक भी है अंतिम भी है, तो आप समझ गए होंगे कि विस्थापन कितना हो चुका होगा? 0 + 0 - 0 नहीं लगाना है हमको। तो आप क्या समझ गए कि विस्थापन दूरी हरदम धन आई है, विस्थापन धन भी आया था, ऋण भी आया था, शून्य भी आया है। तो दूरी विस्थापन क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से सुन लें दूरी की क्या परिभाषा? किसी भी गतिशील कण के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच संपूर्ण पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। विस्थापन की क्या परिभाषा? किसी भी गतिशील कण के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम पथ की लंबाई विस्थापन कहलाती है। क्लियर? अब अगर दोनों बातें आप समझ गए हैं तो आप याद कर लीजिए कि दूरी कैसी राशि है? आदेश। दूरी सदैव कैसी होती है? धनात्मक। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। तीनों बातें याद। दूरी कैसी राशि है? आदेश। मात्रक क्या है? मीटर। कैसी होती है? हमेशा धनात्मक। चलिए विस्थापन पे आ जाइए। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। कैसी होती है? हमेशा धन भी हो सकती है, ऋण भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। धन भी, ऋण भी और शून्य भी। और आखिरी बात क्या याद कर लिए थे कि भाई विस्थापन सदिश राशि है, मात्रक मीटर ही होना है, मात्रक दोनों का मीटर है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों संभव है। बच्चों दूरी विस्थापन खत्म, टॉपिक खत्म। अब हम थोड़ा सा दूरी विस्थापन से जुड़े हुए कुछ आंकिक प्रश्न सीखेंगे। आंकिक प्रश्न सीखना है हमको, तो आंकिक प्रश्न हम आपसे भाई एक उदाहरण है आपके सामने। एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर दूरी पूरब दिशा में तय करती है, तत्पश्चात 12 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा में तय करती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन बताना है बच्चों। तो तार द्वारा चली गई दूरी विस्थापन बताने के लिए पहले तो क्लियर हो जाए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
आप कॉपी में अपने जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो याद कर लें कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाएं पूरब होता है और बाएं पश्चिम होता है। अब अगर आप दिशा क्लियर कर लिए हैं तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलिए। आपसे कहा एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर की दूरी पूरब दिशा में, हम मान लेते हैं यहीं से चल रहे हैं, बिंदु ए से चल रहे हैं 5 किलोमीटर, पूरब पहुंच गए 5 किलोमीटर, पूरब पहुंच गए, मान लेते हैं बिंदु बी पर पहुंच गए। उसके बाद कह रहा था पश्चात 12 किलोमीटर उत्तर, उत्तर हम देख रहे हैं नक्शे में ऊपर है बच्चों, तो अब उत्तर आप चले जाइए, कितने किलोमीटर जाना है, 12 किलोमीटर जाना है। 12 किलोमीटर पहुंच जाइए, कहां पहुंच जाएंगे, अपने घर ना पहुंच जाइएगा, बाकी भी रास्ते पे रुक जाइएगा। 12 किलोमीटर आप उत्तर चल के मान लीजिए बिंदु सी पर पहुंच गए। अब क्या पूछा है, दूरी पूछा, विस्थापन पूछा है, आप परिभाषा में अपनी जाइए, दूरी क्या थी, संपूर्ण पथ की लंबाई बच्चों। तो आप लिखिए कि दूरी बराबर क्या, संपूर्ण पथ की लंबाई। संपूर्ण पथ कितना चला, पहले ए बी गया फिर बी सी गया, तो संपूर्ण पथ की लंबाई कितनी हो गई, ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी का मतलब बच्चों कितना, 5 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 17 किलोमीटर। पहला आंसर पूरा। अब हमसे विस्थापन पूछा गया है, विस्थापन के लिए हम जानते हैं न्यूनतम पथ की लंबाई, तो न्यूनतम पथ के लिए दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। किन दोनों बिंदुओं को, जो प्रारंभिक और अंतिम है, मिला दिए, यही विस्थापन है। विस्थापन हमारा AC है बच्चों। अब विस्थापन हम यहाँ निकाल दे रहे हैं। विस्थापन अब कैसे निकाल पाएंगे आप, आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज में आप लगा दीजिए पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण का वर्ग आप समझ रहे हैं भाई, आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल की क्या होता है, बराबर होता है। तो हम जान रहे हैं कि विस्थापन चित्र में AC है और हम जान रहे हैं कि पाइथागोरस से विस्थापन बराबर AC लिख दिए, AC स्क्वायर लिख दे रहे हैं। AC स्क्वायर बराबर हम जान रहे हैं कि कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर ही तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर रूट लग जाएगा। हम समझ रहे हैं कि AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। अब हम समझ रहे हैं बच्चों AB कितना है, 5 किलोमीटर है, तो 5 का वर्ग धन BC कितना है, 12 का है, तो 12 का वर्ग, 5 का वर्ग कर लीजिए, आप समझ रहे हैं भाई 25, 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा। कितना आ गया बच्चों, 25 144 जोड़ देंगे तो आप समझ रहे हैं कि रूट के अंदर 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल आप निकाल लेंगे बच्चों, 13 आ जाएगा। ये AC आया और AC ही आप जानते थे न्यूनतम पथ की लंबाई है, तो हम समझ गए इसका मतलब हमारा विस्थापन जो कि AC ही है बराबर आ गया 13 किलोमीटर। हमारा आंसर कंप्लीट हुआ बच्चों। दूरी हम यहाँ निकाल लिए हैं, दूरी 17 किलोमीटर आई थी और विस्थापन कितना आ गया, 13 किलोमीटर। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आपको मिलेंगे और कुछ सवाल पे अभ्यास कर लें। कुछ सवाल पे और अभ्यास कर लें बच्चों। देखिए एक सवाल आपके सामने है, एक कण 4 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 3 पूर्ण चक्कर लगाता है, 3 पूरा चक्कर लगाता है, कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन बताना है बच्चों। आप किसी भी त्रिज्या का पथ होगा, ये है मान लीजिए वृत्त, हम मान लेते हैं यही 4 मीटर त्रिज्या का है, ए से चला 3 चक्कर लगाया बच्चों। एक चक्कर में अगर आपसे कोई दूरी पूछ ले तो कितना चलेगा, जितना भाई वृत्त की परिधि होगी उतना तो चलेगा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी, आप लिख देंगे ऐसे, एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में दूरी बराबर हम जान गए परिधि के, परिधि का मतलब हम समझ रहे हैं 2 पाई r। तो अगर एक चक्कर में दूरी परिधि के बराबर, तो 3 चक्कर में चली गई दूरी भाई परिधि का 3 गुना, 3 गुणे 2 पाई r। r आप जाने कि 4 मीटर है बच्चों, तो 3 इंटू 2 इंटू पाई इंटू r की जगह हमें कितना रख देना है, 4 मीटर त्रिज्या है बच्चों, 4 ही रख देना है। 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 24 पाई मीटर। पाई का मान रख के हल कर देंगे आप, आंसर हमारा आ जाएगा 24 मीटर। हम 24 पाई मीटर हम समझ गए, दूरी हो गई, 3 चक्कर में चली गई दूरी। अब विस्थापन बताना है बच्चों, ये दूरी हमारी निकल गई।
विस्थापन बताना है। विस्थापन हम जानते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच, तो ए से चला था, जो 3 चक्कर पूरा कर देगा तो आप रोकेगा तो ए पर ही ना, तो ए ही प्रारंभिक है, यही अंतिम बन जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा समझ चुके होंगे, कितना हो जाएगा विस्थापन? हाँ, कितना हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा? चूंकि प्रारंभिक भी ए है, अंतिम भी ए है। चूंकि चक्कर पूरा कर चुका, अगर चक्कर ना पूरा किया होता, आपसे कह देता कि 3.5 चक्कर में, तो 3.5 चक्कर में अपने ठीक सामने पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो उतना आप बढ़ा लेते, जितना आगे चल जाएगा उतना बढ़ा लेंगे आप। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, क्वेश्चन एक और है आपके सामने, इसको भी पढ़ें ध्यान से। क्या क्वेश्चन है कि एक छात्र 10 पहले किस ओर, एक छात्र उत्तर की ओर 10 मीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद पूरब दिशा में मुड़कर 12 मीटर की दूरी तय करता है, और फिर छात्र द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। फिर बच्चों आ जाइए अपनी दिशा पर, तो दिशा पर अपने लौट आइए। दिशा भी आप सीख गए थे, क्या दिशा सीखे थे? ऊपर कौन सी दिशा थी बच्चों? उत्तर था, नीचे दक्षिण था, दाएं पूरब था, बाएं पश्चिम था। तो प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों? एक छात्र उत्तर की ओर 10 मीटर पहले चला है, तो मान लीजिए यहीं से चलाना है, उत्तर का मतलब ऊपर चलाना है, 10 मीटर चला दीजिए आप। ए से हम मान लीजिए बी पर पहुंच गया। फिर क्या कह रहा है? उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर 12 मीटर की दूरी तय करता है। पूरब आप समझ रहे दाएं होता है, दाएं मोड़ दीजिए, यहीं से 12 मीटर पहुंचा दीजिए। 12 मीटर चलकर हम मान लेते हैं सी पर पहुंच गया। अब आपको दूरी बताना है, विस्थापन बताना है, तो सबसे पहले दूरी बताइए। दूरी मतलब संपूर्ण पथ की लंबाई, संपूर्ण पथ की लंबाई मतलब AB + 20, AB 10, BC 12। कितना हो जाएगा बच्चों? 12 + 10 बराबर आ जाएगा 22 मीटर। क्लियर? अब हमको विस्थापन भी पूछा गया है। विस्थापन क्या होगा? विस्थापन आप समझ रहे हैं न्यूनतम पथ की लंबाई होगी। न्यूनतम पथ आप समझ रहे होंगे, मिला दीजिए आप प्रारंभिक और अंतिम को, न्यूनतम पथ आ जाएगा। तो ये AC हम समझ रहे हैं विस्थापन है। अगर AC विस्थापन है तो AC बराबर हम समझ रहे होंगे रूट पाइथागोरस से, रूट के अंदर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब मान रख लीजिए AB जगह हमें कितना रख देना है? AB 10 है, BC 12 है, तो 10 का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग रखकर गुणा भाग करा देंगे। जितना आ जाएगा बच्चों वही विस्थापन होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। गुणा भाग आपके जिम्मे छोड़ दिया जाता है, कर लेंगे। तो आप समझ चुके होंगे ऐसे ही दूरी विस्थापन से जुड़े हुए प्रश्नों को लगाना है। दूरी विस्थापन टॉपिक खत्म हुई। आप इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को किताब में खोज कर लगाएंगे। जब सारे न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे तब आप समझ लीजिएगा कि आपको दूरी विस्थापन आ गया है, और जब आ गया है तो आगे की टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। आगे आप तैयारी की दृष्टि से भी ये सब बातें पूछी जाएंगी। तैयारी की दृष्टि से ही अपने आप को मजबूत बनाकर रखिए। न्यू बना रहे हैं अभी आप आगे अपने IIT JEE या नीट के लिए, तो न्यू आपकी खूब मजबूत सी न्यू बना लीजिए। कुछ क्वेश्चंस, यही सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे आपको 11th में फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे, तो यहीं आप मजबूत रहेंगे, तो वहाँ टाइम बचा रहेगा बच्चों, तो उस टाइम आप नीट और IIT लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म की जाती है बच्चों। आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, इंतजार कल ही खत्म हो जाएगा। कल फिर से आपको नया वीडियो मिलेगा, नया टॉपिक मिलेगा, जिसको पढ़ने में आनंद भी आएगा और उसका आप उपयोग भी करेंगे। तो इस सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और ध्यान रहे कि आप इस वीडियो को, चूंकि आप अभी छोटी क्लास में हैं, बार बार रिवाइज करके खूब ध्यान से पढ़ लेंगे। न्यू मजबूत करनी है आपको अपनी तैयारी की, तो बार बार पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। कोई कण A से चला, वह बिंदु B तक गया 10 मीटर। 10 मीटर गया बच्चों। अब आपसे कोई पूछ ले कि बिंदु B पर बता दीजिए कि दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर भी आप समझ रहे हैं कि ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है, और संपूर्ण पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। तो संपूर्ण पथ 10 मीटर लंबा है, तो दूरी आप समझ गए होंगे 10 मीटर ही आएगा।
विस्थापन कोई आपसे पूछ ले इस समय, क्या जवाब देंगे आप? भाई विस्थापन भी तो न्यूनतम पथ की लंबाई। क्या ए बी से भी कोई छोटा रास्ता बना सकते हैं? प्रारंभिक और अंतिम के बीच में कोई रास्ता नहीं बना सकते हैं, तो हम समझ गए विस्थापन भी 10 मीटर ही होगा। आगे बढ़िए। अब मान लीजिए वो लौट पड़ा, लौट के आ गया बिंदु सी पर, बिंदु सी पर चला आया। अब अगर आपसे सी पर कोई पूछ ले कि दूरी कितनी है, हमको मालूम है कि जो बीसी दूरी है वो 3 मीटर है। अब आपसे कोई दूरी पूछता है तो दूरी आप समझ गए थे बच्चों, संपूर्ण पथ की लंबाई होती है। तो ए से बी गया था 10 और बी से सी आया 3, तो 10 और 3 मिला के कितना हो गया? आप समझ गए कि दूरी होगी 13 मीटर। अब हम विस्थापन पर चले बच्चों। विस्थापन के टाइम हम क्या सीखे थे कि न्यूनतम पथ की लंबाई, तो ए से सी न्यूनतम, तो हम समझ रहे भाई डायरेक्ट ए से सी मिला दें। ए से सी हम समझ रहे 7 मीटर है बच्चों, और दिशा वही है जिधर गया चला था पहले, दिशा वही, इसलिए अभी आपको माइनस नहीं लगाना, अभी आपको प्लस ही लगाना है, तो प्लस 7 मीटर लिख देंगे आप। कुछ क्लियरिटी आ गई? चलिए अभी कुछ शंका होगा उसको भी दूर कर देंगे। आप मान लीजिए कि आ गए फिर ए पर ही, लौट कर ए पर ही आ गया, लौट कर ए पर आ गया, तो अब आपसे ए पर पूछा जाए कि ए पर पहुंचने में दूरी कितनी हो गई, तो दूरी फिर संपूर्ण पथ की लंबाई, तो 10 गया था 10 वापस आ गया, 10 मिलाकर हम समझ गए बच्चों कितना हो गया? 20। तो दूरी तो हो गई 20 मीटर। अब विस्थापन के बारे में विचार कर लें भाई, यही प्रारंभिक है, यही अंतिम भी हो गया, ए पर चला था ए पर ही आ गया है, और प्रारंभिक अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम पथ आपकी अपनाना है। एक जगह है तो कोई न्यूनतम पथ क्या होगा? कोई रास्ता नहीं बनेगा, तो आप समझ गए होंगे विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चों। क्लियर? सवाल लगाने होंगे, अभी आप नीट की तैयारी करेंगे, आईआईटी की तैयारी करेंगे, तब आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, ढेर सारे सवाल मिलेंगे आपको। या तो छोटे हल्के सवाल बताए जा रहे हैं, और भी कठिन से कठिन सवाल मिलेंगे आपको। चलिए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए कोई ए से बढ़ के यहां चला आया, डी पर चला आया, डी पर चला आया, 10 मीटर फिर चला आया। अब अगर आपसे हम कहा देंगे अब डी पर आप बताइए कि दूरी कितना है, अगर हम आपसे पूछें कि डी पर बताइए कि दूरी कितनी है, तो कितनी बताएंगे आप दूरी? आप समझ गए होंगे 10 वापस 20, फिर 10 इधर, कुल पथ की लंबाई कितनी हो गई? 10 मतलब 30 मीटर हो गई। चलिए दूरी आप समझ गए 30 मीटर हो गई। अब विस्थापन बोलिए। विस्थापन आप समझ रहे हैं, प्रारंभिक ए है, अंतिम डी है, और ए और डी के बीच न्यूनतम पथ केवल 10 मीटर लंबा है, केवल 10 मीटर है, तो 10 मीटर लिख दिए। लेकिन बच्चों अब आपको ध्यान देना होगा, पहले कण ए से बी की तरफ चला था, ए से बी का मतलब एक दिशा में चला था, अब दिशा उलट गई है, उलट गई है दिशा, और जब दिशा उलट जाए तो चिन्ह माइनस लगा दिया जाता है। तो अब ये 10 मीटर की बजाय कितना हो जाएगा बच्चों? -10 मीटर हो जाएगा। और समझ लें, डी से मान लीजिए लौट के वो पहुंचा ई पर, ये 2 मीटर था, 2 मीटर लौटा ई पर। अब ई पर आपसे कोई दूरी पूछे तो आप बहुत फटाक से बता देंगे। बोलिए ई पर दूरी कितनी हो गई? 10, 10, 20, 10, 30, 30, 2, 32 मीटर हो गई। चलिए अब विस्थापन बता दीजिए ई पर। तो विस्थापन के लिए तो आप जान लें कि ए प्रारंभिक है, ई अंतिम है। अब 2 अगर चल चुका है तो 8 बचा होगा बीच में, 8 बचा होगा, तो आप समझ रहे हैं कि भाई विस्थापन कितना हो जाएगा? 8 मीटर होगा। अब फिर सोच लीजिए +8 कि -8, -8 इसलिए कि पहले वो दाएं चला था, अब बाएं चल रहा है, तो आप चिन्ह बदल देंगे। माइनस का मतलब ही होता है सिर्फ और सिर्फ विपरीत दिशा, बाकी कोई रोल नहीं माइनस का। विस्थापन समझ गए -8 मीटर। अब मान लीजिए चलते चलते फिर ए पर पहुंच गया, पुनः ए पर पहुंच गया, तो ए पर अब आपसे फिर से दूरी पूछा जाए, तो दूरी अब आप समझ चुके होंगे कितना? 10 इधर, फिर 10 वापस, फिर 10 इधर, फिर 10 वापस, कुल मिला के कितना हो गया? 10, 10, 4 बार जोड़ देंगे, आप समझ गए होंगे 40 मीटर। अब विस्थापन कितना हो गया होगा? विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक भी है अंतिम भी है, तो आप समझ गए होंगे कि विस्थापन कितना हो चुका होगा? 0 + 0 - 0 नहीं लगाना है हमको। तो आप क्या समझ गए कि विस्थापन दूरी हरदम धन आई है, विस्थापन धन भी आया था, ऋण भी आया था, शून्य भी आया है। तो दूरी विस्थापन क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से सुन लें, दूरी की क्या परिभाषा? किसी भी गतिशील कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच संपूर्ण पथ की लंबाई दूरी कहलाती है।
विस्थापन की क्या परिभाषा? किसी भी गतिशील कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम पथ की लंबाई विस्थापन कहलाती है। क्लियर? अब अगर दोनों बातें आप समझ गए हैं तो आप याद कर लिए कि दूरी कैसी राशि है? आदेश। दूरी सदैव कैसी होती है? धनात्मक। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। तीनों बातें याद। दूरी कैसी राशि है? आदेश। मात्रक क्या है? मीटर। कैसी होती है? हमेशा धनात्मक। चलिए विस्थापन पे आ जाइए। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। कैसी होती है? हमेशा धन भी हो सकती है, ऋण भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। धन भी, ऋण भी और शून्य भी। और आखिरी बात क्या याद कर लिए थे कि भाई विस्थापन सदिश राशि है, मात्रक मीटर ही होना है। मात्रक दोनों का मीटर है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों संभव है। बच्चों दूरी विस्थापन खत्म, टॉपिक खत्म। अब हम थोड़ा सा दूरी विस्थापन से जुड़े हुए कुछ आंकिक प्रश्न सीखेंगे। आंकिक प्रश्न सीखना है हमको, तो आंकिक प्रश्न हम आपसे भाई एक उदाहरण है आपके सामने। एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर दूरी पूर्व दिशा में तय करती है, तत्पश्चात 12 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा में तय करती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन बताना है बच्चों। तो तार द्वारा चली गई दूरी विस्थापन बताने के लिए पहले तो क्लियर हो जाए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप कॉपी में अपने जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो याद कर लें कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाएं पूरब होता है और बाएं पश्चिम होता है। अब अगर आप दिशा क्लियर कर लिए हैं तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलिए। आपसे कह रहा है एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर की दूरी पूरब दिशा में, हम मान लेते हैं यहीं से चल रहे हैं, बिंदु ए से चल रहे हैं 5 किलोमीटर, पूरब पहुंच गए 5 किलोमीटर, पूरब पहुंच गए, मान लेते हैं बिंदु बी पर पहुंच गए। उसके बाद कह रहा था पश्चात 12 किलोमीटर उत्तर, उत्तर हम देख रहे हैं नक्शे में ऊपर है बच्चों, तो अब उत्तर आप चले जाइए। कितने किलोमीटर जाना है? 12 किलोमीटर जाना है। 12 किलोमीटर पहुंच जाइए। कहां पहुंच जाएंगे? अपने घर ना पहुंच जाइएगा, बाकी हुए रास्ते पे रुक जाइएगा। 12 किलोमीटर आप उत्तर चल के मान लीजिए बिंदु सी पर पहुंच गए। अब क्या पूछा है? दूरी पूछा है, विस्थापन पूछा है। आप परिभाषा में अपनी जाइए। दूरी क्या थी? संपूर्ण पथ की लंबाई बच्चों। तो आप लिखिए कि दूरी बराबर क्या? संपूर्ण पथ की लंबाई। संपूर्ण पथ कितना चला? पहले AB गया फिर BC गया, तो संपूर्ण पथ की लंबाई कितनी हो गई? AB प्लस BC। AB प्लस BC का मतलब बच्चों कितना? 5 और प्लस 12 कितना हो जाएगा? 17 किलोमीटर। पहला आंसर पूरा। अब हमसे विस्थापन पूछा गया है। विस्थापन के लिए हम जानते हैं न्यूनतम पथ की लंबाई, तो न्यूनतम पथ के लिए दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। किन दोनों बिंदुओं को? जो प्रारंभिक और अंतिम है, मिला दिए। यही विस्थापन है। विस्थापन हमारा AC है बच्चों। अब विस्थापन हम यहाँ निकाल दे रहे हैं। विस्थापन अब कैसे निकाल पाएंगे आप? आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। समकोण त्रिभुज में आप लगा दीजिए पाइथागोरस की प्रमेय। कर्ण का वर्ग आप समझ रहे हैं भाई, आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल की क्या होता है? बराबर होता है। तो हम जान रहे हैं कि विस्थापन चित्र में AC है और हम जान रहे हैं कि पाइथागोरस से विस्थापन बराबर AC लिख दिए। AC स्क्वायर लिख दे रहे हैं। AC स्क्वायर बराबर हम जान रहे हैं कि कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर ही तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर रूट लग जाएगा। हम समझ रहे हैं कि AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। अब हम समझ रहे हैं बच्चों AB कितना है? 5 किलोमीटर है, तो 5 का वर्ग धन BC कितना है? 12 का है, तो 12 का वर्ग। 5 का वर्ग कर लीजिए। आप समझ रहे हैं भाई 25। 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा। कितना आ गया बच्चों? 25 144 जोड़ देंगे तो आप समझ रहे हैं कि रूट के अंदर 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल आप निकाल लेंगे बच्चों, 13 आ जाएगा। ये AC आया और AC ही आप जानते थे न्यूनतम पथ की लंबाई है, तो हम समझ गए इसका मतलब हमारा विस्थापन जो कि AC ही है बराबर आ गया 13 किलोमीटर। हमारा आंसर कंप्लीट हुआ बच्चों। दूरी हम यहाँ निकाल लिए हैं। दूरी 17 किलोमीटर आई थी और विस्थापन कितना आ गया? 13 किलोमीटर। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आपको मिलेंगे और कुछ सवाल पे अभ्यास कर लें।
कुछ सवाल पे और अभ्यास कर लें बच्चों। देखिए एक सवाल आपके सामने है, एक कण 4 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 3 पूर्ण चक्कर लगाता है, 3 पूरा चक्कर लगाता है। कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन बताना है बच्चों। आप किसी भी त्रिज्या का पथ होगा, ये है मान लीजिए वृत्त, हम मान लेते हैं यही 4 मीटर त्रिज्या का है, ए से चला 3 चक्कर लगाया बच्चों। एक चक्कर में अगर आपसे कोई दूरी पूछ ले तो कितना चलेगा, जितना भाई वृत्त की परिधि होगी उतना तो चलेगा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी, आप लिख देंगे ऐसे, एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में दूरी बराबर हम जान गए परिधि के, परिधि का मतलब हम समझ रहे हैं 2 पाई आर। तो अगर एक चक्कर में दूरी परिधि के बराबर, तो 3 चक्कर में चली गई दूरी भाई परिधि का 3 गुना, 3 गुणे 2 पाई आर। आर आप जाने कि 4 मीटर है बच्चों, तो 3 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह में कितना रख देना है, 4 मीटर त्रिज्या है बच्चों, 4 ही रख देना है। 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 24 पाई मीटर। पाई का मान रख के हल कर देंगे आप, आंसर हमारा आ जाएगा 24 मीटर। हम 24 पाई मीटर हम समझ गए, दूरी हो गई, 3 चक्कर में चली गई दूरी। अब विस्थापन बताना है बच्चों, ये दूरी हमारी निकल गई। विस्थापन बताना है, विस्थापन हम जानते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच, तो ए से चला था, जो 3 चक्कर पूरा कर देगा तो आप रोकेगा तो ए पर ही ना, तो ए ही प्रारंभिक है, यही अंतिम बन जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा समझ चुके होंगे, कितना हो जाएगा विस्थापन, हाँ कितना हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, चूंकि प्रारंभिक भी ए है, अंतिम भी ए है। चूंकि चक्कर पूरा कर चुका, अगर चक्कर ना पूरा किया होता, आपसे कह देता कि 3.5 चक्कर में, तो 3.5 चक्कर में अपने ठीक सामने पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो उतना आप बढ़ा लेते, जितना आगे चल जाएगा उतना बढ़ा लेंगे आप। एक क्वेश्चन और है आपके, एक छात्र उत्तर की ओर 10 मीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर 12 मीटर की दूरी तय करता है, और फिर छात्र द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। फिर बच्चों आ जाइए अपनी दिशा पर, तो दिशा पर अपने लौट आइए। दिशा भी आप सीख गए थे, क्या दिशा सीखे थे, ऊपर कौन सी दिशा थी बच्चों, उत्तर था, नीचे दक्षिण था, दाएं पूरब था, बाएं पश्चिम था। तो प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों, एक छात्र उत्तर की ओर 10 मीटर पहले चला है, तो मान लीजिए यहीं से चलाना है, उत्तर का मतलब ऊपर चलाना है, 10 मीटर चला दीजिए आप। ए से हम मान लीजिए बी पर पहुंच गया। फिर क्या कह रहा है, उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर 12 मीटर की दूरी तय करता है। पूरब आप समझ रहे हैं दाएं होता है, दाएं मोड़ दीजिए, यहीं से 12 मीटर पहुंचा दीजिए। 12 मीटर चलकर हम मान लेते हैं सी पर पहुंच गया। अब आपको दूरी बताना है, विस्थापन बताना है, तो सबसे पहले दूरी बताइए। दूरी मतलब संपूर्ण पथ की लंबाई, संपूर्ण पथ की लंबाई मतलब AB प्लस 20, AB 10 BC 12, कितना हो जाएगा बच्चों, 12 प्लस 10 बराबर आ जाएगा 22 मीटर। क्लियर। अब हमको विस्थापन भी पूछा गया है, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन आप समझ रहे हैं न्यूनतम पथ की लंबाई होगी। न्यूनतम पथ आप समझ रहे होंगे, मिला दीजिए आप प्रारंभिक और अंतिम को, न्यूनतम पथ आ जाएगा। तो ये AC हम समझ रहे हैं विस्थापन है, अगर AC विस्थापन है तो AC बराबर हम समझ रहे होंगे रूट पाइथागोरस से, रूट के अंदर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब मान रख लीजिए AB की जगह हमें कितना रख देना है, AB 10 है, BC 12 है, तो 10 का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग रखकर गुणा भाग करा देंगे, जितना आ जाएगा बच्चों वही विस्थापन होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। गुणा भाग आपके जिम्मे छोड़ दिया जाता है, कर लेंगे। तो आप समझ चुके होंगे, ऐसे ही दूरी विस्थापन से जुड़े हुए प्रश्नों को लगाना है। दूरी विस्थापन टॉपिक खत्म हुई, आप इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को किताब में खोज कर लगाएंगे। जब सारे न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे तब आप समझ लीजिएगा कि आपको दूरी विस्थापन आ गया है, और जब आ गया है तो आगे की टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। आगे आप तैयारी की दृष्टि से भी ये सब बातें पूछी जाएंगी, तैयारी की दृष्टि से ही अपने आप को मजबूत बनाकर रखिए। न्यू बना रहे हैं अभी आप आगे अपने IIT JEE या नीट के लिए, तो न्यू आपकी खूब मजबूत सी न्यू बना लीजिए। कुछ क्वेश्चंस, यही सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे आपको 11th में फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे, तो यहीं आप मजबूत रहेंगे, तो वहाँ टाइम बचा रहेगा बच्चों, तो उस टाइम आप नीट और IIT लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म की जाती है बच्चों। आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, इंतजार कल ही खत्म हो जाएगा। कल फिर से
आपको नया वीडियो मिलेगा, नया टॉपिक मिलेगा जिसको पढ़ने में आनंद भी आएगा और उसका आप उपयोग भी करेंगे। तो इस सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और ध्यान रहे कि आप इस वीडियो को, चूंकि आप अभी छोटी क्लास में हैं, बार बार रिवाइज करके खूब ध्यान से पढ़ लेंगे। नींव मजबूत करनी है आपको अपनी तैयारी की, तो बार बार पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।